नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। जी हां, बात आज होने वाली है डिजिटल अरेस्ट के मकड़ जाल की। और डिजिटल अरेस्ट की जब बात आती है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये नाम, ये टर्म भी नया है। उन्हें ये मालूम ही नहीं कि डिजिटल अरेस्ट होता क्या है। क्या ये पुलिस करती है? नहीं, इसको भी हम पहले समझाएंगे। लेकिन डिजिटल अरेस्ट दरअसल एक ठगी का नया तरीका है और कई लोगों को घर के अंदर मनोवैज्ञानिक तरीके से कैद करके लाखों रुपए ठग लिए जाते हैं। कहते हैं कि जानकार बने और सतर्क रहें, क्योंकि आपकी सतर्कता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। और आज के डिजिटल क्रांति के दौर में जागरूकता आपके बचाव का एकमात्र तरीका है, क्योंकि हर दिन डिजिटल फ्रॉड के नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट में यह एक तरीके से बदल चुका है, जहां ठगी आपकी थोड़ी सी चूक का फायदा ठग उठा करके आपको फोन पर ही एक तरह से बंदी बना लेते हैं और फिर आपके साथ ऐसा होता है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। इंदौर से लेकर के भोपाल तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जो इसकी गवाही देते हैं। पूरे मामले को जरा समझिए, डिजिटल अरेस्ट को जरा समझिए और फिर इसी पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे और समझेंगे आखिर इसके पीछे का तरीका और कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि जब समस्या है तो उसके समाधान पर भी बात होनी जरूरी है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। डिजिटल अरेस्ट का मकड़ जाल, रिटायर्ड अफसर हो रहे शिकार। इंदौर से ग्वालियर तक, भोपाल से जबलपुर तक, डिजिटल ठगों का कहर। अगर आपको कोई फोन आता है जिसमें सामने वाला खुद को किसी सरकारी जांच एजेंसी का अधिकारी बताता है और फिर आपको धमकाता है, कहता है कि वो आपके राज खोल देगा, आपको सलाखों के पीछे भेज देगा, डर के मारे आप घर पर ही बंधक बन जाते हैं और यहीं से स्कैम का नया खेल शुरू हो जाता है, जिसे कहते हैं डिजिटल हाउस अरेस्ट। और इसके मामले लगातार हर दिन सामने आते जा रहे हैं। खासकर रिटायर्ड अधिकारी इसका शिकार ज्यादा बन रहे हैं और इंदौर से लेकर भोपाल तक सामने आए मामले इसका जीता जागता उदाहरण। ताजा मामला इंदौर में देखने को मिला, जहां बदमाशों ने बैंक के रिटायर्ड अफसर को शिकार बनाया। बदमाशों ने ईडी का वारंट दिखाकर रिटायर्ड अफसर को धमकाया। वारंट के नाम पर बदमाशों ने अफसर को इतना धमकाया कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और 2 दिन तक वो एक कमरे में डिजिटली अरेस्ट रहे। और जैसा जैसा बदमाश कहते रहे वैसा वैसा वो करते रहे और इसके साथ बदमाशों ने उनसे 40 लाख रुपए ऐंठ लिए। ठगी का शिकार होने के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोटिया ने बताया कि 11 जुलाई को पीड़ित के पास अनजान नंबर से फोन आया, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसाने की धमकी देकर लूट को अंजाम दिया गया। कुछ दिनों पहले एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है, जिसमें क्राइम ब्रांच से संपर्क किया गया है। उसमें जो बैंक रिटायर्ड बैंक अधिकारी है और उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पास कॉल आया था और कॉल में ये बताया गया कि आपके जो पार्सल था फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से कॉल आया था, ऑटोमेटेड कॉल था और उसमें बताया गया कि आपका जो पार्सल है उसमें इलीगल ड्रग्स हैं और आपके अकाउंट का इस्तेमाल हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है और भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसको क्राइम ब्रांच से जोड़ा, साइबर क्राइम से जोड़ा, फिर सीबीआई से जोड़ा और इस तरीके से उसको फिर वीडियो कॉल स्काइप वीडियो आईडी पर लेकर गए और स्काइप वीडियो कॉल में उसके साथ लगातार बात की और उसको डिजिटली अरेस्ट रखा और लगभग 40 लाख रुपए के करीब उसके साथ फ्रॉड हो गया। इस संबंध में उसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई क्राइम ब्रांच से 1930 में कंप्लेंट रजिस्टर करा दी गई है। जितने भी अकाउंट्स में जो उनका पैसा गया है उन अकाउंट्स को फ्रीज करा दिया है, होल्ड करा दिया है और इसमें फिलहाल कंप्लेंट रजिस्टर की जाकर। वैसे देखा जाए तो डिजिटल ठगी कबूतरबाजी का नया ठिकाना बनता जा रहा है, जहां ठग जांच का डर दिखाकर लोगों के खाते साफ करने में लगे। इंदौर में रोजाना 8-10 लोग साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं। इससे पहले भोपाल में भी हाल ही में रिटायर्ड लेक्चरार से 1 करोड़ 30 लाख की ठगी हुई थी। लेक्चरार को 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया। ग्वालियर में भी मेडिकल ऑफिसर से 38 लाख की ठगी हो चुकी है और 22 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो डिजिटल अरेस्ट के मामले हर दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं और इन पर रोक लगती नजर नहीं आ रही, क्योंकि इनको सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है, वो है विवेक और जागरूकता। हमारी आपसे अपील है, किसी भी अनजान कॉल के झांसे में ना आए और खुद को ठगी का शिकार होने से बचाएं। टीम न्यूज स्टेट।
तो देखिए, नए नए तरीके से आपके साथ ठगी होती है और जो ठग होते हैं वो कई तरह के होते हैं। वो कई ऐसे होते हैं जो 2-4 हजार रुपए, 10,000, 50,000 की ठगी करते हैं। कई बार आपको कोई मोबाइल में कोई मैसेज भेज दिया जाएगा, कई तरह के उसमें लिंक होते हैं जिससे क्लिक करने पर आपके मोबाइल से या फिर आपके बैंक खाते से पैसा गायब हो जाते हैं। लेकिन कई ठग अपनी बातों में और हाईटेक करके अपने तरीके से कई आवाज बदल के एआई का सहारा लेकर के ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। तो कई ठग ऐसे होते हैं जो और बेहतर तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके न सिर्फ आपको ठगते हैं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से अरेस्ट कर लेते हैं और उनका टारगेट 10-20 हजार नहीं होता है, 10-20 लाख 50 लाख की वो ठगी को अंजाम दे देते हैं। इसको कैसे वो कर लेते हैं, क्या इसके लिए वो कोई ट्रिक भी आजमाते हैं, कोई मनोवैज्ञानिक ट्रिक भी आजमाते हैं, तभी सभी चीजों को हम सारा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया, उनसे आपका परिचय पहले करा देते हैं। मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट है शोभित चतुर्वेदी, वो मौजूद है। शोभित जी, बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड डीजी हैं रामलाल यादव जी, वो भी मौजूद है। रामलाल सर, बहुत स्वागत आपका भी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं अश्विनी दुबे, वो भी मौजूद है। अश्विनी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी जो कि साइकोलॉजिस्ट है, वो मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर तोषेंद्र, आप दोनों आपका भी बहुत स्वागत। पहले मैं डॉक्टर तोषेंद्र आपसे और शोभित चतुर्वेदी आपसे बारी बारी करके चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। साइबर एक्सपर्ट है शोभित, मैं पहले आपसे ही समझना चाह रहा हूं कि ये जो तरीका है, इस तरीके का कोई इलाज है क्या? मतलब साइबर ठगी करना है और आजकल जो खबरें हैं, चाहे वो ईडी के जरिए किसी मनी लॉन्ड्रिंग का बात कह दी जाए, कोई और धमकी दे दी जाए, या आपके खिलाफ कोई और मामला हुआ है, इलीगल ट्रांजैक्शन हुए, आदमी डर जाता है। डर जाता है तो ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, कभी कोई बात को लेकर के वो डर गया हो। लेकिन 10-20 हजार नहीं, 40-40 लाख रुपए, 1 करोड़ 30 लाख रुपए ठग लिए गए बीते दिनों भोपाल में। और उसके बाद वो 2-4 दिन तक मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने ही घर में, अपने ही घर में, अपने ही कमरे में कैद हो जाता है। इस साइबर एक्सपर्ट की नजर से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक्चुअल जो मामला है, ये धोखाधड़ी का मामला है, ये बेवकूफ बनाने वाला मामला है। 420 का नया तरीका है। जब फोन आता है जी, ये एक्चुअली साइबर फ्रॉड नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें आधुनिक जो हमारे फोन और ऑनलाइन पेमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए ये साइबर फ्रॉड की श्रेणी में आ सकता है। ठीक है, एक्चुअली है नहीं। ये तो सीधा सीधा है कि मैं सामने बैठे बैठे आदमी एक मूर्ख बना रहा है और हम मूर्ख बन रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि हम डर रहे हैं। जिस चीज से डर रहे हैं कि हम डर रहे हैं कि कहीं गलती कहीं हो गई हो या कुछ ऐसा हो गया हो तो ऐसा हम करना बैठे हो। वो लोग सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग मतलब पहले आपके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, आपके फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप, जहां से भी उनको मिल सकती है। इसके अलावा डेटा माइनिंग से कई ऐसी कंपनीज है, जैसे बैंक, हमने लास्ट टाइम बात की थी, बैंकिंग से डेटा जो शेयर होता है, इंश्योरेंस कंपनी को डेटा शेयर होता है, क्रेडिट कार्ड को, वहां से भी डेटा लीक होकर पहुंचता है और वहां से वो उस व्यक्ति का नाम से फेसबुक पे सर्च करते हैं, क्योंकि उसके पास फोटो भी होती होगी कहीं ना कहीं से, वो वहां पहुंच के देखता है, सर्च करता है, उसके पास पता होता है कि इनके अकाउंट में पैसा है, फिर इनकी पोस्ट क्या थी, रिटायर है या वर्किंग है। तो ऐसे करके ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और एक्चुअली ये हो रहा है कि हम उस जाल में फंस जाते हैं। इसे फिशिंग अटैक कहते हैं हैकिंग की भाषा में, कि जाल फेंक दिया, कितनी मछली फंस गई। तो कहीं ना कहीं लोग डर के मारे या घबराहट के मारे उसमें उलझ जाते हैं। तो हमेशा से मैं कहता हूं, एक तो वर्चुअल वर्ल्ड में फ्री में कुछ नहीं मिलता। हमारे भारतीयों की बहुत अच्छी आदत है कि फ्री में चाहिए, फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता। और दूसरी चीज, आपने एक बात बताई कि वो डरा रहे ईडी वगैरह का डर दिखा करके, लेकिन मुझे याद है कि कुछ वक्त पहले तो कई और तरह की बातें आती थी। फोन आता था कि सर आपको अमेरिका से या फला जगह से या किसी भी विदेश से ये गिफ्ट आ रहा है, गिफ्ट आ रहा तो कस्टम ड्यूटी चुका दीजिए। तो पहले 2000, फिर 5000, फिर 10,000 करते लाखों खाली कर देते थे। तो लोगों को कहीं ना कहीं लालच में ही फंसाते थे। वो फ्री वाली बात जो आप कह रहे हैं जी, लालच, क्योंकि उसको पता है कि उसके पास कोई गिफ्ट नहीं आया है।
उसको पता ही नहीं। अगर मेरा कोई परिचित मुझे भेज रहा होता तो मुझे मेल करता, SMS करता, व्हाट्सएप करता है, कॉल करता, पर मेरे पास कोई खबर नहीं। लेकिन मेरे पास एक फोन आता है दिल्ली से कि हम कस्टम से बात कर रहे हैं। सेम एज वेल एज इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जागरूक रहें, अवेयर रहें और बहुत सजग रहे कि सजग होना है और किसी भी झांसे में नहीं आना है। कुल मिलाकर के मोटे तौर पे झांसा, चाहे वो आपको किसी तरह से केस में फंसाने की धमकी दे रहा हो या फिर कोई लालच में, झांसे में नहीं आना है। लेकिन डॉक्टर तोषेंद्र द्विवेदी, मैं आपसे समझना चाहता हूं इसके पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण, क्योंकि इसमें 2-2 दिन, 4-4 दिन, 7-7 दिन तक के हमने ऐसे मामले देखे कि लोग हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। पहले तो लोग समझ नहीं पा रहे कि हाउस अरेस्ट है क्या, लेकिन हमने जो बातचीत की शायद कुछ हद तक समझ गए हो। लेकिन वो कौन सी मनोवैज्ञानिक तरीके होते हैं, क्या वो कोई टेक्निकल जो तरीके होते हैं उसके साथ साथ कोई साइकोलॉजिकल तरीके भी होते हैं क्या, कि लोगों को अपने वश में कर लिया जाए, वो डर के मारे अपने घर से, अपने कमरे से न निकल पाए? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। न्यूज नेशन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो हमारे साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी जी कहे वो काफी हद तक सही है जी। पहला है कि ये साइबर क्रिमिनल्स पहले आपकी रेकी करते हैं। आदमी रिटायरमेंट के बाद सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता है, जिससे उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसका अध्यात्म, उसका सोशल साइकिल बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद सब रेकी करने के बाद किसी बहाने उसकी डिटेल्स ले ली जाती है और कुछ न कुछ चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने कहा, वो भय पहले से रहता है और आदमी को उसी का भय एग्जेजरेट करके दिखाया जाता है और उस वक्त आपकी कॉग्निटिव फैकल्टी बुढ़ापे में बहुत ज्यादा तार्किक शक्ति नहीं चलती है। आप उसको पकड़ने या डाउट करने से ज्यादा आप उस भय में जीने लगते हैं। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोक लाज का डर है कि अगर सेटल हो रहा है 10,000 में, 20,000 में, 50,000 में तो सेटल कर ले, और वो सेटल नहीं होता है। वो लगातार या तो डर है या तो लालच है, ये 2 रीजन जी। और इसके अलावा और भी बड़ा रीजन ये है कि डर और लालच के अलावा आदमी इतना तार्किक शक्ति बुढ़ापे में कमजोर होने के कारण, लोक लाज के कारण ये किसी से शेयर भी नहीं करता है और वो टेक्नोलॉजी से भी नहीं होता है। इस झांसे में एक दिशा में उसका दिमाग काम करता है, या तो लालच, क्योंकि बुढ़ापे में विपन्नता होती है, पेंशन के ऊपर निर्भरता होती है, अचानक से पैसा आ जाने का लालच, और या तो डर होता है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, अगर सेटल हो सकता है तो 50,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसे चलता चला जाता है। मतलब ये 2 मूल कारण है, कोई उसमें कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है। इसमें साइकोलॉजिकल ट्रिक भय है और लालच है, जो कि अपने आप में ड्राइव करती है इंसान को एक दिशा में सोचने के लिए, और उसके विपरीत या उसके अलावा और कोई भी थॉट को एंटरटेन नहीं करता है। और आप जिधर भी सोचते हैं उस तरह के ही लॉजिक आप बाई करते हैं। ठीक है, मैं इसके तरह समाधान पर भी आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा आप इसके कानूनी पहलुओं को भी समझना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर ऐसी ठगी हो रही है, 420 हो रही है, तो उसका इलाज क्या? रामलाल यादव सर, आप रिटायर्ड डीजी हैं, बहुत से लूपहोल्स भी कहीं ना कहीं सिस्टम में हो जाते हैं। क्या इस पूरे मामले में भी, क्योंकि यह भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि साइबर ठगी है या नहीं है, या सिर्फ ठगी है या नहीं है, और कौन ठग है, साइबर तरीके से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के तरीके से वो ठग लेते हैं, तो इसका रास्ता क्या है? कानून में क्या प्रावधान है इसको लेकर के कि कैसे सजा दी जाए? देखिए, ये अभी हमारे पूर्व वक्ता जो कह रहे थे, बहुत सी बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात बता दूं कि भय और लालच के अलावा भी इतने तरह के फ्रॉड हम लोगों के नोटिस में आए हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे पेंशनर्स हैं, तो ट्रेजरी से एक फोन आता है कि आपकी पेंशन हर साल जो रिन्यूअल करवाते हैं आप लाइफ सर्टिफिकेट, ये 5 साल के लिए हो जाएगा, हमारे यहाँ नियम चला है, डिटेल्स दे दीजिए। तो नॉर्मली पुराने लोग जो जाते नहीं है ट्रेजरी आज में, उन्होंने कहा अच्छा दे दिया, डिटेल लेते रहे, आपका नंबर आदि, और ले लिया, पैसे निकाल लिए उन्होंने। अभी एक हमारे डीजी साहब के लड़के ने एक दिन, इंजीनियर है वो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयड है, उससे कहा कि आपका जो कार्ड है उसका एक्सपायर हो गया है, नए कार्ड इशू करने के लिए मुझे डिटेल चाहिए। हम OTP भेजते हैं, आप OTP इस नंबर, अपना नंबर बता दीजिए। तो नंबर भेजा, उन्होंने कहा OTP अभी हम भेजते हैं, तो जो आएगा OTP वो दे दीजिए। OTP देके 50,000 ड्रा कर लिया। इतने तरह के इन्होंने नियम बना, वो फ्रॉड कर रखे हैं। और ये जो फ्रॉड कर रहे हैं, ये
राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पर एक ग्रुप है और दूसरा झारखंड, बिहार और झारखंड का बड़ा नाम आता है बंगाल के बॉर्डर पर है। नहीं सर, झारखंड का बड़ा नाम आता है, बड़ी सीरीज वगैरह जामतारा वगैरह की बन गई। नहीं हमने हाँ। अच्छा, तीसरा वो किसी का फ्रॉड कर देते हैं, सेक्स का फोटो खींच लेंगे उसका नंगा करके और उससे पैसे ले लेते हैं। तो ये फ्रॉड में एक तरह का नहीं है। दिल्ली में मैं था तो वहां 2 केसेस ऐसे आए कि किसी के बच्चे की आवाज में ये बच्चा आपका ये क्राइम कर दिया और फिर बच्चे की आवाज में बाप से बात करवा दी। बिल्कुल सर, मतलब अंतहीन है। लेकिन सर क्या ये मानेंगे कि जितने तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, जितने तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उस हिसाब से हमारा सिस्टम अपग्रेड नहीं हो रहा है, ठग ज्यादा अपग्रेड हो जा रहे हैं? मैं इसको सोच के भी चिंतित होता हूं, लिखता पढ़ता रहता हूं, तो उसमें भी देखा हमने कि हमारे यहाँ अपराध जगत में जितना स्टोलन प्रॉपर्टी, संपत्ति पहले डकैती में चोरी में जाती थी ना जी, उससे कई गुना ज्यादा इकोनॉमिक ऑफेंसेज में संपत्ति का हरण हो रहा है। और ये जैसे मध्य प्रदेश में यहाँ साइबर के 2 सेल हैं, एक डिस्ट्रिक्ट का है और एक स्टेट का है। तो स्टेट सेल में हमने पता चला कि 200 करोड़ तो रिपोर्टेड है उनके यहाँ, जिसमें 12% केवल पकड़े गए और कम से कम 80% 70% लोग जो 2,000 20,000 10,000 25,000 वाले गए हैं वो तो रिपोर्ट ही नहीं करते। कहाँ रिपोर्ट करें, कहाँ जाए, थक गया। मतलब अनगिनत मामले, और ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है। और आपने जो बात कही कि मतलब सबसे ज्यादा इस तरह से ठगी के मामले स्टोलन हो रहे हैं, ये बड़ी अपने आप में गंभीर समस्या है, लेकिन इसका समाधान भी नहीं हो रहा है। छुटपुट घटनाएं हो जा रही हैं या फिर हम आज बैठ करके इस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इस पर ढांचागत किस तरीके से रोक लगाई जाए, ये अपने आप में एक समस्या है। मैं आता हूं सर आपके पास, अश्विनी जी के पास चलता हूं। अश्विनी जी, समस्या तो आपने देखी, हमने सबसे बात की। मैं आ रहा हूं सर आपके पास, तोशन जी आ रहा हूं और शोभित जी भी आ रहा हूं। लेकिन अश्विनी जी, समस्या तो दिख रहा है, कानून में क्या प्रावधान है इसको लेकर के, और क्या कोई समाधान कानून में दिखता है इस तरह के मामलों में, या फिर वो नॉर्मल जो पुराने 420 के ठगी के जो मामले होते थे वही धाराएं यहां पे लगती हैं? अब तो बीएनएस हो गया है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें भी कुछ प्रावधान है क्या? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है वैसे वैसे ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो फ्रॉड करने के नए तरीके निकाल रहे हैं। अब दूसरी बात है कि अब डीप फेक जैसी तकनीकी का इस्तेमाल करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से आपकी रेकी करके वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आपका कोई नियर या डियर व्यक्ति इन फ्रॉडस्टर्स की ठगी का शिकार हुआ। सबसे पहली चीज है, उस हिसाब से हमारे पास जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है उस हिसाब से हमारे पास डॉक्ट्रिन नहीं है, हमारे पास वो कानून नहीं है कि हम डीप फेक को कैसे रेगुलेट करें। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, अब टेक्नोलॉजी में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में बढ़ने के साथ साथ जो हमें उनको फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने के लिए उसी तरह की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स लोग होने चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। देखिए, मोमेंट की अपने डिजिटल डिवाइस का फ्रॉड करने के लिए इस्तेमाल किया तो साइबर लॉ में ऑफेंस अपने आप बनेगा। उसके अलावा एक्सटॉर्शन के साथ साथ इंपर्सोनेशन और ये जो कंसील्ड आइडेंटिटी है वो भारतीय न्याय संहिता के तहत बनेगा। बट सवाल ये है कि मॉडर्न पुलिसिंग की व्यवस्था कैसे होगी? वो तब हो सकती है जैसे जिस इंटेंसिटी के साथ ये क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं उसी इंटेंसिटी के साथ जैसे ही मैटर रिपोर्ट हो तो हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसी तरीके से वो सक्रिय हो जाए। उसके लिए हमारे एजेंसीज को उतना एक्सपर्ट होने की जरूरत है। नहीं सर, अब साइबर सेल का गठन तो हर जिलों में इसीलिए किया गया कि साइबर अपराधों पर रोक लगाई जा सके, लेकिन क्या वो इतने सक्षम है? क्योंकि इस तरह के जो बात कह रहे हैं, जो रामलाल सर भी कह रहे हैं, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा सिस्टम। इसीलिए तो ये जरूरत है कि साइबर सेल में भी जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो इतने एक्सपर्ट्स और उनका कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी अदर एजेंसीज, अदर स्टेट्स। मैं चीज समझना चाह रहा हूं अश्विनी जी, एक बात कही जाती है ना कि जहर को जहर काटता है, और कई बार जो बहुत से ऐसे सेल्स होते हैं, बहुत से आधिकारिक गढ़ होते हैं जो कई अपराध को खत्म करने के लिए आपराधिक तत्वों से भी कुछ ना कुछ इनपुट लेते हैं, या फिर ऐसे ही वक्त में हैकर्स का भी सहारा लिया जाता था। एक हैकिंग का जब नया दौर शुरू हुआ था तो तमाम एजेंसियां भी ऐसे हैकर्स को ही लेती थी कि भाई ठीक है, आप कैसे बताइए कैसे होता है। क्या जहर को जहर से काटने की जरूरत हो गई है?
नहीं, पुलिस तो जहर से जहर को काटती है। अपराधी सही अपराधी का वो तो जो है बोल लेती है, मुखबिर पुलिस के तो अपराधी होते हैं, गैंग जो चलती है। लेकिन सवाल ये गैंग पूरे देश में फैला हुआ है, पूरी दुनिया में फैला। आपको मालूम ही नहीं है कि वो क्रिमिनल बाकू में बैठा हुआ है, सोमालिया में बैठा हुआ है, मंगोलिया में बैठा हुआ है, कि सीरिया में बैठा हुआ है, कि जामतारा में बैठा हुआ है, कि दिल्ली में बैठा हुआ है। वो उसके जो लोग हैं, अच्छा सोशल मीडिया पर हम इतने एक्टिव हैं, प्लस मल्टीमीडिया का इस्तेमाल, ये सब चीजें। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाई करती जो देश भर, देखिए मैं समझता हूं, बड़े माफी क्षमा करिएगा, हमें पुलिस को भी ह्यूमन फ्रेंडली होना पड़ेगा। अभी थाने में मोबाइल चोरी की कंप्लेंट करने जाने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचता है, कोई संतरी रोक तो नहीं देगा। ठीक बात है। फिर वो अपने वकील साहब को कहता है हमारे साथ चलिए, फिर वो जाएगा तो जो वहां डायरी लेकर बैठा हुआ अपने एसएचओ से पूछने जाएगा कि साहब वो मोबाइल चोरी के लिए ऐसा तो नहीं हमारे ग्राफ में इजाफा हो जाएगा। तो एक तो वहां जो साइबर सेल तक पहुंचने का तरीका है, वो तरीका इतना ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है, तो वो इस्तेमाल कर रहे। कानून हमने बीएनएस बनाया, मैंने भी किताब लिखी है, एंड ऑफ कॉलोनियल लॉज, वो गया। लेकिन वो क्या पुलिस एक्ट 1861 की जो व्यवस्था है वो ह्यूमन फ्रेंडली हुई, मानवता के हिसाब से, वो यहां जरूरत है। और उसके लिए पॉलिसिंग की जरूरत है। पॉलिस्ड वे में जब स्मार्ट पुलिस ऑफिशियल्स आएंगे और लोगों से मिलेंगे और उसके साथ कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन स्टेट बिटवीन स्टेट, एजेंसी बिटवीन, क्योंकि देखिए अपराध को रोकना बहुत जरूरी है। आप आईडीज को ब्लॉक करके या एप्स को ब्लॉक करके अपराध को नहीं रोक सकते, कि मोमेंट आप ब्लॉक करेंगे वो दूसरे नाम से आ जाएंगे, छद्म नाम से आ जाएंगे। उसके लिए उसी फेसबुक पर या उसी एक्स पर या उसी लिंक्डइन पर उसी इंटेंसिटी के साथ हमारे एजेंसी के लोगों को भी सक्रिय रहना पड़ेगा कि, और वहीं पर ऐप बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट आती है आप इमीडिएटली करिए तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सके, नंबर 1। नंबर 2, मोमेंट ऐसे केसेस में अरेस्ट हो तो पूरी जो प्रॉक्सिमेट लिंक पूरे देश में फैला हुआ है, क्योंकि वो कैसे कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर काम। तीसरा, डाटा सॉवरेनिटी, मैं जो बात करूं डाटा की संप्रभुता, हमारा डाटा हमारे पास नहीं है, विद इन दी बाउंड्रीज भारत का अगर हो। नहीं, इस मामले में चाइना ने लग रहा है, मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर काम कर लिया कि जो विदेशी जो सर्वर्स थे, विदेशी जो डोमेन थे, उनको ब्लॉक कर दिया था। वहां पे गूगल नहीं है, वहां पे व्हाट्सएप नहीं है, वहां पे फेसबुक नहीं है, वहां ट्विटर नहीं है। चाइना की साइबर अथॉरिटी अपने एप्स के थ्रू वो रेगुलेट करती है। वहां एक्स जो है खुद नहीं चलता, वो चाइना की जो साइबर सिक्योरिटी सेल है वो उनको और रेगुलेट करती है। और एक मैं बात, जैसे नहीं तो ऐसे अपराधों में रोकने में, ऐसे अपराधों को रोकने में वो शायद कारगर होती है फिर, क्योंकि भाई आपका जब विदेशी डोमेन आप यूज कर रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप के जरिए क्या अपराध हुआ आपको डेटा निकालने में ही मुश्किल है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का जो 19(1) है, संविधान का बहाना लेकर के फ्रॉडस्टर्स या ये जो सोशल मीडिया की एप्लीकेशन, मतलब सर ये बहुत बड़ा समुंदर है, इसमें से सिर्फ 1-2 बूंद नहीं है, 1-2 जो मग पानी निकालने से काम नहीं चलेगा, बहुत वृहद तरीके से इस पर रोड मैप बनाना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं तोसेन जी और जल्दी से आप दोनों के पास शोभित जी भी। तोसेन जी जल्दी से मुझे बताइए कि सर इसका हल क्या, समस्या तो हमको समझ में आ गई, आम लोग कैसे बचे, थोड़ा सा बता दीजिए जल्दी से। समस्या का हल 4 मैं कहूंगा। पहला शॉर्ट में बताइएगा प्लीज। हाँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो बुढ़ापे में अपस्किल करने की या सीखने की ललक ना हो कि मोक्ष पाने की इच्छा होती है, आदमी अति धार्मिक होता है, आपको अपस्किल करना चाहिए। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर माध्यम से, मुझे लगता है खबरों से अवेयर रहना भी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा, ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, हाँ, वो बहुत आवश्यक है कि आप समय के साथ तालमेल बिठा के चले, अदरवाइज आपको वो वॉइस रियल लगती है क्योंकि आपके समय ऐसा ही होता था, तो आदमी लीक से हट जाता। दूसरा है कि डर को हावी ना होने दे और डर की दिशा में अपनी तार्किक क्षमता न खोए। तीसरा है किसी साइबर सेल या पुलिस या ऐसे लोगों के संपर्क में रहे, इस तरह का कोई भी लिंक है उनसे क्रॉस चेक करें। आप नहीं कर सकते हैं तो आउटसोर्स कर दें अपनी हेल्प के लिए पुलिस, साइबर सेल या किसी ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के संपर्क में रहे। और चौथा है कि बहुत ज्यादा लालच के चक्कर में जो है वो ना खोए, जागरूक रहें। और लोग क्या कहेंगे इस शर्म, लेकिन जो पूरी तरीके से हाउस अरेस्ट हो जाते हैं उससे बचना, 4-5 दिन तक एक स्थिति में रहना, ये तो मना स्थिति है ना सर, इससे निकले कैसे? इससे निकलने का एक ही तरीका है कि आप उनके भय को, वो एक तरह की साइकोलॉजी है, अपने लोगों से बातचीत करें। क्या आप कम से कम परिवार के लोगों से बातचीत कर ले, कम्युनिकेट करें कि मेरे साथ ये हो रहा है।
अपना कोई तो विश्वास पात्र होगा, कोई मित्र तो होगा। ठीक है, मैं सर आता हूं जल्दी से। हाँ ठीक है, मैं आता हूं। शोभित, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाह रहा हूं, जरा मुझे जल्दी से बता दीजिए सर, साइबर अपराध है, इसको साइबर तरीके से कैसे हल किया जाए, उसके तरीके तो बता दिए गए, लेकिन लोगों को जागरूक कैसे रहना होगा, इसका सॉल्यूशन क्या? सर, सबसे मेन चीज ये है कि साइबर में जागरूकता ही लोगों को बचाव दे सकती है। दूसरी चीज, लालच बुरी बला है, गांठ बांध ले। तीसरी चीज, वर्चुअल वर्ल्ड में फ्री में कुछ नहीं मिलता। और चौथी चीज कि अपने मोबाइल पे भरोसा मत करें, वो आपका कोई सगा संबंधी या कोई दोस्त नहीं है। उस पर होने वाली हर गतिविधियां कहीं ना कहीं आपराधिक हो सकती हैं। आप जब पेटीएम या यूपीआई यूज करते हैं तो उसको अपने अकाउंट को लिंक ना करें, उसके वॉलेट में 4-5 हजार। और मुझे लगता है अपनी बहुत ज्यादा पर्सनल डिटेल कम से कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। ये जो पर्सनल डिटेल है ना, आदमी कभी ना कभी अपना डेट ऑफ बर्थ भी शेयर कर देता है, कभी अपना होम टाउन शेयर कर देता है, कभी अपने एड्रेस शेयर कर देता है। भाई आप कुछ चीजें तो छोड़ दीजिए, कम से कम अपनी सारी चीजें दुनिया के सामने क्यों रखना है? ऐसे ही तो ताक में बैठे रहते हैं अपराधी। आप अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो ताक में बैठा है वो जिंदगी भर की कमाई जो है एक बार में साफ कर ले जाएगा। सर, मैं और लोगों के पास बाकी रिएक्शन के लिए नहीं आ पा रहा हूं क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के मोटे तौर पर यह है कि अपने आंख कान नाक खोल के रखे, सतर्क रहें, क्योंकि ठग चारों तरफ